नमस्कार आदर्श जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, आप आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, तो किन परिस्थितियों में आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे और कब आपने छोड़ा था? देखिए अंजू जी, मैं एक्चुअली पॉलिटिक्स में पहले था नहीं। मैं तो कॉर्पोरेट सर्विस में था, कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करता था। मैंने दिल्ली से अपनी पढ़ाई खत्म करी, एमबीए किया, लंदन गया, उसके बाद 18 साल नौकरी करी। एप्पल का मैं सीईओ था, हेड था इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश का। और ये ज़रूर था क्योंकि एक राजनीतिक परिवार से था, शास्त्री जी का नाम जुड़ा था, तो समाज के लिए राजनीतिक रूप से कुछ डायरेक्टली करना चाहता था। और 2013-14 का वो समय था, आप याद करें, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का नाम उभर के आता था। और मैं समझता हूँ पूरा देश एक तरह से प्रभावित था। एक वैकल्पिक राजनीति की ये लोग बात करते थे, एक नई राजनीति की बात करते थे, एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई की बात करते थे। और शायद मैं भी कहीं उन लाखों लोगों की तरह उस समय इन बातों से इन्फ्लुएंस हुआ। और वो सोच के मैंने अपने एप्पल की नौकरी से इस्तीफा दिया, रिजाइन किया, और अरविंद केजरीवाल और देश बदलने की उस मुहिम की जो सोच थी उसमें शामिल हुआ। और उस समय जब आम आदमी पार्टी में मैं जुड़ा तो पहले 2014 में लोकसभा का चुनाव इलाहाबाद लोकसभा से लड़ा। और उसके बाद दिल्ली में, क्योंकि इलाहाबाद से लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मगर बाद में मुझे एहसास हुआ, उस समय मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने बोला कि नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी का ताल्लुकात इलाहाबाद से है तो आपको इलाहाबाद लड़ना चाहिए। मैंने कहा मेरा इलाहाबाद से पारिवारिक संबंध है, बट राजनीतिक और सामाजिक संबंध नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, जाके लड़ो, शास्त्री जी का नाम है। कई जगह आपने उस समय अगर देखा हो तो जगह जगह पे शास्त्री जी का नाम ये लेते थे। मुझे अभी तक याद है, जब मैं अरविंद केजरीवाल से पहली बार मिला, उनका वैशाली में गाजियाबाद में ऑफिस होता था, तो गांधी जी और शास्त्री जी की तस्वीर लगी रहती थी। और जब मैं मिलने गया तो उन्होंने मुझे देख के शास्त्री जी की तस्वीर को पॉइंट आउट किया कि देखिए, हम लोग उन्हीं सिद्धांतों पे चलते हैं, और ये बड़ा गर्व की बात है कि आप जुड़े। और फिर उन्होंने हर जगह हर इंटरव्यू में शायद चर्चा करते थे कि ईमानदार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजमोहन गांधी जी के पोते और मेरा नाम लेके वो साथ में जुड़ा करते थे। और ये सोच के मैंने राजनीति के साथ जुड़ा। और फिर दिल्ली की बारी आई। दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मुझे बोला गया, द्वारका विधानसभा से बोला गया चुनाव लड़ने के लिए। मैं वहां से चुनाव लड़ा और बन के फिर विधायक उसके बाद 2015 में मैं दिल्ली में विधानसभा में आया। तो ये राजनीतिक रास्ता ऐसा रहा। उस समय जो मैनिफेस्टो बनाया जा रहा था, उस समय मुझे मैनिफेस्टो कमेटी में मीरा सान्याल और आशीष खेतान के साथ अरविंद केजरीवाल ने जिम्मेदारी दी। और उसमें प्रमुख तौर से जो सीसीटीवी कैमरा का जो नीति थी और जो वाईफाई का कॉन्सेप्ट था, वो मेरा योगदान था उस मैनिफेस्टो में और सोच में। और ये सारी अच्छी बातें उस समय लगता था दिल्ली बदलेगा। और ये सोचकर मैं बहुत ही जोश के साथ इन लोगों के साथ जुड़ा और फिर विधायक हुआ। तो विधायक होने तक तो मुझे ऐसा कुछ ज्यादा समझ नहीं आता था। राजनीति में राजनीतिक परिवार से था, मगर सीधा था, तो शायद इस वजह से मैं बड़े उसी जज्बे के साथ, देशभक्ति के, मैं इनसे जुड़ा रहा। फिर 2015 के बाद मेरे को ओवरसीज आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी दी गई, मुझे और कुमार विश्वास को। और उसके बाद फौरन उसके बाद ही शायद फरवरी में चुनाव जीते हम लोग। अप्रैल या मई की बात थी, या मई जून की बात थी कि हम लोगों का मेरा दौरा लगा कनाडा और यूएस। और वहां पर उसका कारण ये था कि आपको याद होगा 2017 में पंजाब के विधानसभा चुनाव थे। और उसमें वो जोश जो है, खास तौर से हमारी जो सिख कम्युनिटी है और जो पंजाबी कम्युनिटी है, उसमें बहुत था। और जैसा कि आप जानती हैं, कनाडा में, यूएस में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे हमारे पंजाबी ओरिजिन के बहुत लोग वहाँ पे कई समय से, अरसे से वहाँ गए हैं, पहुंचे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने मुझे कहा कि आप कनाडा जाइए, टोरंटो जाइए, ब्रैम्पटन वगैरह जो इलाके वहाँ पे हैं, वैंकूवर जाइए, शिकागो जाइए, और यहाँ पे चंदा इकट्ठा करने का काम आप करिए। हम लोग की पार्टी में पैसा तो है नहीं, और उसके लिए हम लोगों को चंदा चाहिए।
तो मैं भी गया, वहाँ पहुँचा और वहाँ बड़ा जोर-शोर से लोगों ने स्वागत किया, बड़ा स्नेह प्यार दिया और उसके बाद अलग-अलग जगहों पे जाना शुरू किया, तो अधिकांश मीटिंग जो है गुरुद्वारों में होती थी। अच्छा। गुरुद्वारे में बड़े लोग वहाँ पे हमारे कम्युनिटी के होते थे। और जब मुझे पहली बार अभी तक याद है, टोरंटो के पास ब्रैम्पटन करके एक इलाका है, वहाँ पे गुरुद्वारे में ले गए। बहुत बड़ा गुरुद्वारा मुझे बताया गया वहाँ का, टोरंटो का था और उस गुरुद्वारे में जब ले गए तो जो सबसे बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, एक पोर्ट्रेट गैलरी में, वो भिंद्रनवाले की लगी हुई थी, जिसको भिंद्रनवाले की लगी हुई थी, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार और पंजाब में जो खालिस्तान मूवमेंट है उससे संबंधित था। तो मैं बड़ा अचंभित हुआ। खैर उसके बाद मैंने अपना जो कार्यक्रम था, वहाँ लोगों से बात करी, वही बात रखी कि पंजाब में भी विकल्प की ज़रूरत है और हम लोगों को चंदे की ज़रूरत है, गरीब पार्टी है, वगैरह-वगैरह। चंदा भी लोगों ने काफ़ी वहाँ पर दिया, लोग अपना नाम लिखवाते थे और कमिटमेंट बताते थे, $100, $500, $1000 जैसे भी हो। और उसके बाद मुझे फिर एक पोर्ट्रेट गैलरी, शहीदी गैलरी करके, मार्टर्स गैलरी करके है, वहाँ भी ले गए। वहाँ पर मैंने देखा कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार में जिन आतंकवादियों को हमारी भारतीय सेना ने मार गिराया था गोल्डन टेम्पल में, उनकी जो डेड बॉडीज थी, उसकी वो बुलेट रिडल्ड बॉडीज की फोटो लगी हुई थी। अच्छा। तो मैं बड़ा परेशान हुआ और मैंने पूछा वहाँ पे 1-2 साथियों से और, तो उन्होंने कहा कि भाई ये सब जो है शहीद हुए खालिस्तान के लिए और ये सब शहीद हुए पंजाब के लिए और तो मैं बड़ा परेशान हुआ। खैर 2-3 दिन इस तरह के अलग-अलग कार्यक्रम टोरंटो में, वैंकूवर में, शिकागो में, कई जगहों पे किए, सैन फ्रांसिस्को में हुए। उसके बाद में जब ये लगभग 10-12 दिन करके मैं वापस इंडिया आया, तो मैं फौरन अरविंद केजरीवाल से मिला और मैंने बताया, रिपोर्ट दी मैंने कि ये इतना चंदा इकट्ठा हुआ, फलाना ये कमिटमेंट हुई और मैंने बोला सर मैं बड़ा परेशान हुआ क्योंकि मैं जिन गुरुद्वारों में गया, अधिकांश गुरुद्वारों में 99% गुरुद्वारों में इस तरह का मेरे को देखने को मिला कि आतंकवादियों की फोटो है। तो मुझे अभी तक याद है कि फिर उसने उस बात को नज़रअंदाज करके बोला कि भाई तुम्हें जो ज़िम्मेदारी दी गई है उस पे ध्यान दो। कुमार विश्वास जो मेरे साथ ये ज़िम्मेदारी निभा रहे थे, उनको मैंने बताया, वो भी बड़े परेशान हुए। उन्होंने शायद इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा भी करी अरविंद जी ने, जिसके बारे में शायद वो खुद भी बयान दे चुके हैं। मगर उसमें कोई बात हम लोगों की कोई खास सुनी नहीं गई। मतलब फोकस फंड रेजिंग पे था, ना कि कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या उन लोगों की सोच है। तो वो जो पहला झटका जिसे कहते हैं, वो तब लगा। आदर्श जी, जैसे आप वहां गए थे, क्योंकि अभी ईडी ने भी एक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी है, उसमें ये बताया गया कि 7 करोड़ 8 लाख रुपए भी इसी तरह से रेज किए गए थे। दुर्गेश पाठक का नाम आया, पंकज गुप्ता जो राष्ट्रीय महासचिव बताए जाते हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये फंड लिए गए थे और फंड रेजिंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे कनाडा वगैरह में। तो क्या जब आप गए थे उस वक्त भी इस तरह के कार्यक्रम होते थे अलग अलग जगहों पर जहां से फंड जुटाया जाता था? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वही आपको बताया कि कई ऐसे के कार्यक्रम होते थे, गुरुद्वारों में होते थे और बैंक्वेट हॉल वगैरह लेके होते थे और वहाँ पे कमिटमेंट मांगी जाती थी। कमिटमेंट का काम क्या होता था कि हम लोग जाके अपनी बात रखते थे, आम आदमी पार्टी की विचारधारा की बात करते थे, दिल्ली की लड़ाई की बात करते थे और वहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव आम आदमी पार्टी के होते थे, उनकी जिम्मेदारी होती थी लिस्ट लेके बनाना, लोगों से कमिटमेंट की बात करना और जो कमिटमेंट आती थी वहाँ नोट किया जाता था, फिर उसके बाद वो चंदा इकट्ठा किया जाता था। उसमें जो फॉर्मल रूट है वो ये था कि जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, केवल वो इंडियन किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकता है, तो उनके नाम और पासपोर्ट नंबर वगैरह लिए जाते थे। अब उसके बाद मुझे बाद में ये जानकारी मिली और सुनने में आया कि जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर नहीं है और इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली पैसा नहीं दे सकते हैं, तो और अलग-अलग माध्यम से उनसे भी पैसा चंदा के माध्यम से लिया गया, अलग-अलग तरीके से लिया गया। अब आज की तारीख में उसकी भी जांच हो रही है, तो वो उसकी पेमेंट कैसे होती थी या वो कौन लोग थे, इसकी जानकारी मुझे तो नहीं है। मुझे यही बताया जाता था कि टोटल इतनी कमिटमेंट आज इस प्रोग्राम में यहाँ से निकल के आई है और जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है उनकी कमिटमेंट की रिपोर्ट मेरे पास आ जाती थी और वो यहाँ पे डायरेक्टली जो है पैसा आम आदमी पार्टी के अकाउंट में आता था। जो और चंदा इकट्ठा करते थे वो किस रूप से आता था, कैसे आता था,
इंडियन जो फॉरेनर्स थे इंडियन ओरिजिन के, उनसे कैसे लिया जाता था, इसके बारे में मुझे नहीं ना पता है ना बताया गया। वो डायरेक्टली जो है दिल्ली से हैंडल होता था। तो आपके साथ कौन कौन जाता था? क्या आप अकेले जाते थे या पार्टी के और भी लोग थे? नहीं, कई अलग अलग प्रोग्राम हुए। कई प्रोग्रामों में मेरे साथ जरनैल सिंह जो तिलक नगर के विधायक हैं, वो इंग्लैंड गए, और भी कई जगह गए। आम आदमी पार्टी के लोकल वहां पर जो लीडरशिप थी, जो दिल्ली से जुड़ी हुई थी, केजरीवाल जी से जुड़ी हुई थी, वो भी कई लोग गए। यूएस में हमारे कई ऐसे साथी थे जो जाते थे और कमिटमेंट की बात करते थे। तो अधिकांश, क्योंकि ज्यादा बड़ी टीम थी नहीं, कुमार विश्वास, मैं और जरनैल, तीन ही ऐसे लोग थे जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो या तो हम में से कोई एक या दो लोग साथ जाते थे, या अकेले अकेले अलग अलग देशों में, जैसे जर्नैल मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया चले गए, मैं इंग्लैंड चला गया, कुमार भाई अमेरिका चले गए। इस तरह से हम लोगों का प्रोग्राम बनाया जाता था। पर सर, जैसे आप लोगों से वहां मिलते थे, तो अब तो आरोप सीधे सीधे लगते हैं आम आदमी पार्टी पर कि खालिस्तानियों से पैसा लिया। वो गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है सिख फॉर जस्टिस वाला, हर दूसरे दिन एक वीडियो बना देता है। वो तो ये दावा करता है कि 2014 से लेकर 2022 तक 133 करोड़ रुपए ऐसी क्राउड फंडिंग से खालिस्तानियों से मिले, अलग अलग देशों के जो विदेश में बसे हुए हैं। तो अब आपको लगता है कि वो करोड़ों का पैसा आया, आपको शायद ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि मेरी डॉक्टर मुनीश रायज़दा उनसे भी बात होती है, तो जैसे वो बताते हैं कि 8 दिसंबर 2014 को अरविंद केजरीवाल उनके न्यूयॉर्क आए थे, वहां पर भी गुरुद्वारे में मीटिंग थी, लेकिन रात को वो सीक्रेट मीटिंग करने चले गए थे कहीं, उनको छोड़ के। तो क्या आपको भी लगता है कि आपके साथ जो लोग जाते थे, कहीं ऐसा हो कि वो अलग से मीटिंग्स करते थे और आपको पूरी जानकारी नहीं देते हो? नहीं, बिल्कुल ऐसा था, ऐसा तो था ही। जैसे मैंने आपको भी बताया, मेरे पास जानकारी थी जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो डोनेशन कर रहे हैं पार्टी के अकाउंट में, वो जानकारी मुझे मिलती थी। उसके अलावा जो कमिटमेंट की वहां जो बात होती थी कि भाई $1 लाख की कमिटमेंट हो गई या $2 लाख की कमिटमेंट हो गई, और वो पैसा कैसे किस माध्यम से आता था या लिया जाता था, उसकी जानकारी मेरे को पार्टी के माध्यम से नहीं पता चलती थी, ना मिलती थी। वो डायरेक्टली जो है पार्टी के ट्रेजरर वगैरह जो यहाँ पे होते थे, उनको इसकी जानकारी थी। और मुझे ये 2-3 बार करके मुझे बड़ा ये अनकंफर्टेबल लगा, तो मैंने उसके बाद रिक्वेस्ट किया कि मुझे इससे जिम्मेदारी से हटाया जाए। और मैं जब ये चीज़ देखी, मैंने खालिस्तानियों की वहाँ पे एक्टिव, किस तरह से एक्टिव थे मीटिंग्स में, और किस तरह से वहाँ गुरुद्वारों में, जिसमें आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग मुझको ले जा रहे थे, तो ये ऑब्वियस हो गया कि अगर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग मुझे ले जा रहे हैं गुरुद्वारों में जहां पर आतंकवादियों की फोटो लगी है, तो इसका मतलब वो सब खालिस्तानी सिंपैथाइजर है। तो मैं इस बात से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था, बिल्कुल। और दिल्ली आने के बाद जब इस तरह की चर्चा कुमार विश्वास से हुई, कुमार विश्वास ने भी कहा कि बिल्कुल इससे हम लोग नहीं जुड़ सकते, और उन्होंने भी ये बात जाके अरविंद केजरीवाल से करी, मगर शायद कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सर, ये जो कमिटमेंट वाला एंगल है कि पैसे का कमिटमेंट कर दिया, तो ये क्या वो पैसा है जिसके बारे में पन्नू बोलता है, या जिसके बारे में रिपोर्ट दी गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय को? क्योंकि ये कहा जाता है ना कि वो पैसा ऐसा है जो कि अलग, मतलब एक पासपोर्ट पर कई बार डोनेशन दिया गया, एक ही फोन नंबर को इस्तेमाल किया गया। तो ये भी हो सकता है कि कोई हिंदुस्तानी पासपोर्ट था, उसी पर बाकी लोगों ने भी डोनेशन दिया, तभी कहा जा रहा है कि FCRA के नियमों का उल्लंघन हुआ इस पूरी फंडिंग में। देखिए, अगर मैं वहां पे इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूँ, NRI हूँ, और अमेरिका में या कनाडा में बैठा हूँ, और मैं अपने पासपोर्ट से मान लीजिए $1,000 दे रहा हूँ, और वहां पे 10 लोगों से $10,000 और ले रहा हूँ, और $1,00,000 और इकट्ठा कर रहा हूँ, उनसे मान लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, अगर उनसे मैंने $1,00,000 जो है कैश में ले लिया, और उसके बाद मेरे पासपोर्ट, क्योंकि मैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूँ वहां पे, अपने पासपोर्ट से मैंने $1,01,000 अगर भेज दिया, तो अब ये कितना लीगल है नहीं है, इसकी जानकारी और इसकी तफ्तीश तो ईडी और जांच एजेंसी को करनी पड़ेगी, क्योंकि अब टेक्निकली देखा जाए तो वहां वो NRI बैठा है, वो NRI से कैसे पूछताछ की जा सकती है, या उसने किससे कैश लिया, इसकी जानकारी तो ये जांच एजेंसी ही कर पाएंगी। मगर बिल्कुल इस तरह की कमिटमेंट ली जाती थी, और ये तो मेरे सामने भी हुआ, जर्नैल के सामने भी हुआ, कुमार विश्वास के सामने भी हुआ कि कमिटमेंट ली गई लोगों से, और उसके बाद ये पूछा गया, लिस्ट बनाई गई कौन कौन इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, और उनके साथ कोऑर्डिनेशन में फिर जो है ट्रांसफर किए गए। तो ये तो बिल्कुल हुआ है, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं।
पर सर जब आप ये सब कुछ देख रहे थे, गुरुद्वारों में जा रहे थे और देख रहे थे कि जरनैल सिंह भिंडरावाला की तस्वीर लगी हुई है, शहीद बना दिया गया है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के आतंकवादियों की तस्वीरें लगी हुई हैं, तो आपको समझ में आ गया कि ये आम आदमी पार्टी दरअसल कर क्या रही, केजरीवाल करना क्या चाहते हैं और दिखाया क्या गया था, लॉलीपॉप क्या दिया गया था कि हम देश बदल देंगे, यहाँ तो खुद ही बदले हुए थे चंदे को लेकर। तो बिल्कुल, तो मुझे तो ये तभी बड़ा तकलीफ भी हुई और ये लगा कि ये गलत है, इसीलिए मैंने आके ये बात अरविंद केजरीवाल को बताई, कुमार विश्वास को बताई। और मैं इनके रवैये से, रिस्पॉन्स से संतुष्ट नहीं था और इस वजह से मैंने अपने आप को इस एक्टिविटी से बिल्कुल अलग कर लिया और फोकस किया द्वारका विधानसभा में वहाँ काम करने में और वहाँ पे जो परेशानियां था उसको दूर करने में। और मैं ये काम मैं नहीं करूंगा, मैं कंफर्टेबल नहीं था। और इन लोग की और भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जिससे मैं कंफर्टेबल नहीं था। जो पहले इन्होंने राज्यसभा के सांसद जो बनाए, तो सब एमएलए को बुलाया गया मीटिंग में और उसमें संजय सिंह के अलावा जो बाकी दो नाम लिए गए, उससे बहुत सारे विधायक उस समय बड़े असंतुष्ट हुए और लगा कि ये सही नहीं है, आंदोलन से उठी पार्टी है, कुमार विश्वास को राज्यसभा का सांसद बनाना चाहिए था, आशुतोष को बनाना चाहिए था, आशीष खेतान को बनाना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए थे जो एक उस सोच से जुड़कर आए थे पार्टी में। उन लोगों को जगह नहीं मिली, मेहनत करी, काम करा, संगठन का बढ़ाने का काम किया, मगर ऐसे लोगों को टिकट उसके बाद राज्यसभा का दिया गया जिनका पार्टी से कोई वास्ता नहीं था, ना आंदोलन से था ना पार्टी से था। कई विधायकों ने सवाल किया, मुझे अभी तक याद है कि जब ये नाम लिए गए तो अलका लांबा, मैं और सोमनाथ भारती अरविंद केजरीवाल के घर से बाहर वॉकआउट कर गए और हमने बोला कि ये सही नहीं है। तो इस तरह कई चीजें हुई। इन सब बातों से ये जो एक जो सपना था नैतिक और इस सोच का कि समाज बदलने वाला, वो तो पूरी तरह से बिखर गया कि ये सही नहीं हो रहा है। तो ये हम लोग की बात जो है सामने आ गई। इस तरह के बहुत सारे और भी कार्यकर्ताओं के आगे अपने ही विधायकों को टुच्चा बोल देना, अपने ही विधायकों को समय ना देना, एक संतरी के माध्यम से विभव को रखना, मैसेज विभव के थ्रू आना, इस तरह के बहुत सारी चीजें हुई जिससे एक लगता था जो स्वाभिमान है, एक सम्मान है, वो उस पर बड़ी ठेस पहुंची। तो मैं अपने आप को इन सब से दूर करता चला गया। सर जैसे जो आरोप लगते रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, कुमार विश्वास ने भी लगाए हैं खालिस्तानियों से रिश्तों के, उन आरोपों पर कभी भी खुलकर जवाब नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने, बल्कि कहा मैं तो स्वीट आतंकवादी हूं क्योंकि मैं तो दिल्ली में स्कूल बनाता हूं, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूं। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि ये आरोप बिल्कुल सही थे। गुरपतवंत सिंह पन्नू अगर कहता है कि हमारी डील ये हुई थी कि वो जो भुल्लर था आतंकवादी देवेंद्र पाल भुल्लर, उसको छोड़ 5 घंटे के अंदर छुड़वाने की डील हुई थी, केजरीवाल ने कहा था कि सीएम बनते ही छुड़वा दूंगा, तो ये बातें तो सच साबित होती है। ऐसा लगता है सच में ये डील हुई थी। अब ऐसा संभव, देखिए मैं तो अब इन लोग से 2020 के बाद से हूं नहीं साथ, और उस समय भी जो इनकी कोर कोटरी की जो मीटिंग होती थी जिसमें ये होते थे और बाकी इनके जितने इर्द गिर्द जो इनकी कोटरी है, वो इनको, चाहे वो आतिशी हो, चाहे वो ये पंकज गुप्ता हो, चाहे संजय सिंह हो, ये सब क्या प्लानिंग करते, दुर्गेश हो, ये लोग, इनको पता होगा, राघव चड्ढा हो। मैं तो जो सामने चीज दिखाई देती है वो आपको बता सकता हूँ कि भाई ना हम लोग से मिलना, ना हम लोग से बात करना। अब वहां पर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को जो अंदर, आपको याद होगा, मारपीट हुई अंशु प्रकाश के साथ, अब उसमें भी 8-10 विधायक अंदर थे। अब सामने क्या कोई बोले, मगर पर्सनल बातचीत में तो बोला ही है विधायकों ने कि ऐसा हुआ था। और जो विधायक अंदर थे, चाहे कितने भी अच्छे रहे हो बुरे रहे हो, उन सबको दोबारा टिकट दिया गया, क्योंकि उस समय ये था कि भाई अगर कहीं ये बागी ना हो जाए, कहीं ये हॉस्टाइल ना हो जाए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, इनका जवाब तो, सवाल तो लोगों को पूछना ही चाहिए। राघव चड्ढा 1.5 साल पहले राज्यसभा में आए हैं, अपना जो एफिडेविट फाइल किया है एसेट्स का, वो 37 लाख रुपए किया है। 37 लाख रुपए एसेट फाइल करने के बाद 6-6 महीने विदेश की यात्रा कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए की शादी कर रहे हैं। मेरे को इससे आपत्ति नहीं है, मगर कल की तारीख में कोई उनसे पूछता है तो बोलते हैं लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया। तो ये सामने कल की तारीख में कोई उनसे सवाल करे, भाई अगर आप 37 लाख रुपए आपके पास है और आपका कोई 10 करोड़ रुपए का बिल, 2 करोड़ रुपए का बिल दे रहा है,
तो किस मकसद से दे रहा है? बिल्कुल। तो ये कोई ना कोई फायदा तो चाह रहा होगा ना सामने वाला, कोई ना हाँ कोई बिल्कुल डील होगी। बिल्कुल। तो इसलिए अब और ये लोगों के सामने 37 लाख रुपए का एफिडेविट फाइल किया नॉमिनेशन में, और कहां से और क्यों कोई कर रहा है इतना? भाई हम लोग, मैंने तो ईमानदारी से राजनीति करी ना, मैंने किसी से कोई फेवर मांगा ना किसी ने कोई फेवर दिया। अगर किसी ने कोई चीज देने की बात करी तो मैंने वापस भिजवा दिया कि देखिए आपको वैसे कोई चीज भेजनी है, आपको आम की पेटी भेजनी है, आप भेज दीजिए, मगर उसके बदले में मैं कोई काम नहीं कर सकता। तो ये चीज, ये सब बातों का जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा। ये तो सबके देश के सामने है। बात निर्भय के केस में शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने में इतना बड़ा इन लोग का हाथ था। आज 15% फंड, निर्भय फंड जो सेंट्रल फंड है महिला सुरक्षा के लिए, दिल्ली में 15% भी नहीं यूटिलाइज किया गया। इसका जवाब दें। इनके घर के, मुख्यमंत्री के घर के अंदर इनकी पुरानी आंदोलन की साथी की पिटाई हो जाती है, अरविंद केजरीवाल घर में है, जवाब तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। पर सर, एक चीज, जैसे आपने विभव कुमार का नाम भी लिया कि विभव कुमार के जरिए मैसेज 2015 में भी दिए जाते थे, तो ये विभव कुमार चीज क्या है? क्योंकि मैंने सुना वीडियो एडिटर था, बाद में अरविंद केजरीवाल का खास बन गया, इतना खास बन गया कि पीए बन गया, उसको दिल्ली जल बोर्ड के कोटे से एक बंगला भी अलॉट करवा दिया गया। तो ये सारी, और आज की तारीख में जिस पर पिटाई का आरोप है उसी को बचाते फिर रहे अरविंद केजरीवाल। भाई इनका देखिए, राजदार है, हम राजदार है, राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, करता धरता है, सारा कम्युनिकेशन कंट्रोल करना विधायकों से, मंत्रियों से, पंजाब की सरकार से, सब कुछ वही करता है। तो जो किसी का इतना बड़ा राजदार होता है उसको तो डिफेंड नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं तो यही समझता हूँ। और मेरी मुलाकात तो उससे 2015 में ही हुई पहली बार, तो मैंने तो यही देखा कि अरविंद केजरीवाल का इकलौता गेटकीपर जिसे कहते हैं वो विभव है, और जो भी बात पहुंचानी है या वहां से आनी है वो उसी के थ्रू आएगी। तो और एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मैं समझता हूँ उस रूप में विभव ने काम किया है। और ये भी मैं बिल्कुल कहूंगा कि 100% लॉयल अरविंद केजरीवाल का है, और इस वजह से हो सकता है, क्या कारण हो ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर हाँ ये जरूर है कि राजदार है अरविंद केजरीवाल के। सर, महिलाओं को लेकर पार्टी में कैसा रवैया रहता है? जैसे आप कह रहे हैं ना कि अब कार्यकर्ताओं के सामने अपने विधायकों को टुच्चा कह देते हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन महिलाओं के प्रति कैसा रवैया रहता है? देखिए, मेरा कोई ऐसा कोई उनसे व्यक्तिगत रूप में मैंने अपने सामने कोई ऐसा नहीं देखा कि कोई महिलाओं के लिए कोई अपशब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हो। मगर जैसा मैं बता रहा हूं आपको कि उनके अपने आंदोलन से जुड़ी महिला के लिए अगर वो सम्मान, उनकी रक्षा नहीं कर सकते तो क्या सोचते होंगे, क्या मन में सोच है, ये इसका सवाल तो सभी के मन में आ जाता है कि ऐसा क्या कारण हुआ कि अब राज्यसभा सांसद बनाया, जिनको दिल्ली की महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया, 7-8 साल अध्यक्ष रही, ऐसा क्या कारण हो गया कि अचानक से इतना इंसल्ट, इतना गुस्सा उनके खिलाफ? इनकी जानकारी तो या तो स्वाति मालीवाल दे सकती हैं या विभव या अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं। पर सर, ताजुब नहीं होता है आपको कि जिनके लिए आप अपनी इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर आ गए, आज उनकी दुर्गति ये देखिए कि बड़ी मुश्किल से अंतरिम जमानत पर बाहर आए हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अभी भी बड़ी बड़ी शेखियां मार रहे हैं। जी नहीं, बड़ा अफसोस होता है। मुझे तो लगता है कि जो मैं सोच लेके, मैं क्या, बहुत सारे लोग सोच लेके ये आए थे, और मुझे अभी तक याद है जब मैंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा तो मुझसे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि भाई हो सकता है कि आप ने काम अच्छा नहीं किया हो सकता है कि आप बेईमान हो। मैंने कहा एप्पल कंपनी मैंने चलाई, सैमसंग उससे पहले चलाई, तो कैपेबिलिटी पे तो शायद सवाल नहीं उठेगा। रही बात ईमानदारी का, तो अगर मैं बेईमान हूँ तो उस समय के जुड़े शांति भूषण, प्रशांत भूषण भी बेईमान है, योगेंद्र यादव बेईमान है, महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी बेईमान है, मीरा सानिया लेबियन बैम्ब्रो बैंक की चेयरमैन बेईमान है, मेधा पाटकर बेईमान है, गोपाल कृष्णन जो इन्फोसिस के को फाउंडर है बेईमान है, कैप्टन गोपीनाथ एयर डेक्कन के फाउंडर बेईमान है, कुमार विश्वास बेईमान है, तो सब बेईमान है और अकेला अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। ये जरा बात समझ आती नहीं है।
पर सर, इतने सारे लोग जो शुरुआत से जुड़े थे, जो फाउंडर मेंबर बोले जाते हैं आम आदमी पार्टी के, क्या वजह थी कि वो एक-एक करके सब छूटते चले गए? किसी को मार्शल्स बुला-बुला कर धक्के मारकर बाहर कर दिया। क्या अरविंद केजरीवाल वो नार्सिसिस्ट बोलते हैं ना, एक टर्म होती है कि बस हाँ, आत्ममुग्ध, बिल्कुल, तो बिल्कुल, क्या अरविंद बिल्कुल। केजरीवाल वैसी छवि है उनकी? मुझे तो पूरा यकीन है, मैं तो कई बार अपने ट्वीट में, अपने वक्तव्य में ये बात रखी है कि मेगालोमेनिया के शिकार हैं। अपने आप के अलावा, अपने अहम के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं, उनको चारों तरफ येस मैन की ज़रूरत है। और यही आज सच्चाई है। मुझे बड़ा अफ़सोस होता है, कई ऐसे साथी आम आदमी पार्टी में जो उस आंदोलन की उसी सोच की वजह से जुड़े जिससे मैं जुड़ा, मुझे देख के बड़ी तकलीफ होती है कि उनको कितना इस समय फ्रस्ट्रेशन महसूस होता होगा, कितना सफोकेशन महसूस होता होगा। अच्छे लोग, आज भी आम आदमी पार्टी में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, जो कि आज उनको या तो वही लाइन बोलनी पड़ती है, या उनको शायद दरकिनार कर दिया जाएगा, या इनकी ट्रोल आर्मी उनके साथ गाली-गलौज करेगी। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा ट्विटर के फीड पे अपनी या मेरी किस तरह से इनकी ट्रोल आर्मी जो भारी संख्या में बैठी है, वो उस तरह से पीछे पड़ जाएगी। मगर सच्चाई यही है कि मुझे बड़ा तकलीफ होता है, और मैं तो बार-बार बोलता हूँ कई ऐसे साथियों को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो और ऐसे व्यक्ति का और ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो। सर, अभी जो घटनाक्रम शीश महल के अंदर हुआ, 45 करोड़ का शीश महल बताया जाता है, जिसमें ये घटनाक्रम हुआ। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी थी घर में, उनके माता-पिता, पत्नी घर पर थे, और फिर एक महिला पिट जाए, वो भी विभव कुमार जैसा शख्स उसको पीट दे, बिना किसी वजह के। क्या ये बात किसी के गले उतरती है कि अरविंद केजरीवाल का राइट लेफ्ट हैंड जो है, वो अरविंद केजरीवाल की रजामंदी के बिना एक महिला पर ऐसे हाथ उठा सकता है? मुझे तो नहीं लगता, ऐसा संभव नहीं है। मैंने पहले भी आपको यही बोला कि मुख्यमंत्री आवास में, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कौन आ रहा है उनके ड्राइंग रूम में, ऐसा संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री को नहीं। आज आपके घर में ड्राइंग रूम में, मेरे घर में कोई आएगा, तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग को ना पता चले कौन आके घर में अंदर बैठा है। तो जब कोई अंदर आके बैठा है, उससे क्या डील करना है, कैसे बात करनी है, वो तो अरविंद केजरीवाल ही, मैं समझता हूँ, बता सकते हैं। और क्या कारण है, ये मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या ऐसा कारण रहा, क्या ऐसी बातें रही हूँ। मगर ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि अरविंद केजरीवाल की जानकारी या उनकी नॉलेज नहीं हो। और ऐसा क्या कारण है कि शुरू में संजय सिंह ने आकर बोला कि ये गलत हुआ और विभव के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और अचानक से 2 दिन बाद पार्टी जो है पूरी तरह से पलट गई। हो सकता है कि इनको लगा हो कि स्वाति को समझाया जाए, वो मान जाएगी, और स्वाति मगर स्वाभिमानी महिला है, उसको लगा हो कि ये सही नहीं हुआ मेरे साथ, और वो बोली हो कि नहीं करूंगी मैं कॉम्प्रोमाइज, और फिर इनको अपना विभव को बचाने का काम करना पड़ा हो। मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं तो ये एक अनुमान लगा सकता हूँ बस कि किस तरह से इन लोगों का काम है, सोचना है। तो मुझे बड़ा, ये मैं मान नहीं सकता हूँ कि किसी भी हालत में कि सीएम को ये नहीं पता होगा कि घर में कौन आया है और उससे क्या बात करनी। और सर, एक चीज और, पहले 31 घंटे बाद संजय सिंह आकर ये सब कुछ बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, शीश महल में पिटाई हुई, विभव ने की, केजरीवाल संज्ञान लेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके बाद वो भी पलट गए। अब वो इस मुद्दे पर पूरी तरह खामोश है। अब तो वो अरविंद केजरीवाल के पाले में खड़े नजर आ रहे हैं। फिर आतिशी सिंह आ जाती है, एक महिला होकर वो किस तरह के सवाल उठाती है दूसरी महिला साथी पर, वो भी बड़ा शर्मनाक है। तो ये सबके सब अरविंद केजरीवाल की कठपुतलियां ही नजर आ रही है मुझे तो। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मुझे भी तो मुझे ऐसा लगता था, मुझे लगने लगा था, और मैं वो कठपुतली बनने को तैयार नहीं था। बहुत सारे और भी साथी नहीं तैयार थे, और आज भी मैं कहता हूँ बहुत सारे साथी नहीं तैयार होंगे, और मगर परेशान होंगे, अंतरात्मा से सवाल पूछ रहे होंगे, और शायद कोई मौका खोज रहे हो, और इस तरह के किस्से, इस तरह की बातें निकल के आएंगी। मैंने तो पंजाब में भी देखा, मैं गया था बीच में पंजाब में कई जगहों पे होर्डिंग पे मैं देखता था, एक जगह अरविंद केजरीवाल की फोटो होती थी, एक जगह भगवान मान की होती थी, और एक जगह आम आदमी पार्टी की होती थी। इस बार मैंने कई जगह गया अभी चुनाव प्रचार में, तो वहां देखा हर जगह मान सरकार लिखा हुआ है। तो ना अरविंद केजरीवाल की फोटो, ना नाम, ना आम आदमी पार्टी का फोटो, ना नाम, केवल मान सरकार, भगवान मन, मतलब भगवान मन की सरकार का चर्चा है। तो हो सकता है इन लोगों को भी समझ आ रहा हो कि भाई अरविंद केजरीवाल का नाम उठाना जो है कई जगहों पे इनको नुकसान कर सकता है, और पंजाब के हमारे लोग स्वाभिमानी लोग हैं, आत्म सम्मान वाले लोग हैं, हो सकता है कि वो सब इस सब बातों से परेशान हो, इसलिए इस तरह की बातों को दबाने की कोशिश की जा रही हो। संजय सिंह, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस लिए खामोश हो गए हैं, और बेबाक अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, तो जो बात कही अपने अपने
वक्तव्य पे खड़े रहना चाहिए या बताएं कि क्यों पलट गए अपनी बात से। सर, ट्रोल आर्मी का जिक्र अभी आपने भी किया कि इस इंटरव्यू के बाद हो सकता है हमें भी ट्रोल किया जाए, लेकिन ये बात स्वाति मालीवाल ने भी कही कि उनको किसी ने फोन किया और बताया कि बहुत से लोगों से कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल के खिलाफ ट्वीट करें, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो डालें, कुछ स्टिंग ऑपरेशन डालें, कोई उनकी अमेरिका दौरे की तस्वीरें निकालें। और मैंने जो पुराने लोग जो आम आदमी पार्टी को छोड़ के गए उनसे भी सुना है कि ट्रोलर्स को पीछे लगा दिया जाता है। विभव कुमार उन ट्रोलर्स का हेड हुआ करता था, कैसे किसकी छवि को खराब करना है, टार्निश करना है, ये सारा काम वो करता था। क्या होता था, क्या जब लोग छोड़ते थे तो ये सब कुछ होता था? आपके साथ भी ऐसा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होता ही था। ये तो देखिए सोशल मीडिया आज की तारीख में एक बड़ा पावरफुल टूल बन गया है, विक्टिम शेमिंग का एक बड़ा पावरफुल टूल बन गया है, ट्रोल करने का। अच्छी बातों से ज्यादा इसके लिए इस तरह की पार्टी ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। मैं समझता हूँ ये जो गुरिल्ला टैक्टिक्स हैं, ये बिलो द बेल्ट टैक्टिक्स जिनको कहेंगे, इसमें आम आदमी पार्टी के ट्रोल, आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में समझता हूँ टॉप रैंक पे होगा। और कई लोगों को पेरोल पे रखा जाता है। कई ऐसे लोग थे जो सब बातों से नहीं स्वीकार करते थे, नहीं मानते थे, वो सब अलग हो गए। अंकित लाल थे जो सोशल मीडिया देखते थे, वो भी अलग हो गए इसी वजह से, क्योंकि इस तरह का सोशल मीडिया पे एक नेगेटिव कैंपेन चलाना, एक तरह से एक टारगेटेड किसी को विक्टिम बनाना, किसी को खराब करना, किसी की कैरेक्टर को असैसिनेट करना, ये तो शुरू से फितरत रही है। और सही बात यह है, मैं कई जगह अपने भाषण में भी लोगों को बोलता हूँ, जब कहीं जाता हूँ चुनाव के कैंपेन में, कि कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो, ये एक अपनी विचारधारा से जुड़ी है। चाहे वो 50 साल हो, 70 साल हो, अपनी विचारधारा, सही गलत की हम डिबेट अलग कर सकते हैं, मगर दोनों अपनी विचारधारा से जुड़ी। ये आम आदमी पार्टी अकेले ऐसी पार्टी है जो मौका परस्त है, मौके के हिसाब से। ये वही केजरीवाल है जिसने साइकोपैथ और कावर्ड प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा। ये वही है जो आर्टिकल 370 में सबसे पहले सपोर्ट किया, जो 3 कानून बने थे किसान के, उसको समर्थन विधानसभा में दिया, सहयोगी बन गए एक तरह से। और अब जब इनको शराब घोटाले वगैरह में जब ये पकड़े जा रहे हैं, फंस गए हैं, तो फिर विरोधी बन गए। तो विचारधारा नहीं है, विक्टिम, बस अपने आप को विक्टिम दिखाओ और नैरेटिव, एक एडवर्टाइजमेंट की सरकार चलाओ। आज हजारों करोड़ रुपया, मैं बीच में हम लोग दिल्ली में कांग्रेस में रिसर्च करते रहते हैं, एक हम लोग ने आरटीआई के माध्यम से पता चला था, निकलवाया था कि लगभग 1000 करोड़ रुपए के एडवर्टाइजमेंट पिछले 6-7 साल में किए हैं। उसकी तुलना में 20 साल में 5 साल भाजपा की सरकार, 15 साल कांग्रेस की सरकार रही दिल्ली में, 20 सालों में मात्र 150 करोड़ रुपए के एडवर्टाइजमेंट है, और पिछले 6-7 सालों में 1000 करोड़ के एडवर्टाइजमेंट है। तो 20 साल वर्सेस 6-7 साल, तो इस तरह की एक एडवर्टाइजमेंट। मुझे कोई उस दिन कह रहा था स्कूल की बात करते हैं, 1000 स्कूल थे शीला दीक्षित छोड़ के गई, आज भी 1000 के आसपास है। जो 40 अस्पताल शीला दीक्षित छोड़ के गई, आज भी 40 अस्पताल के आसपास है। मतलब एक मरम्मत करना, डेंटिंग पेंटिंग करने से वो नई नहीं हो जाती चीज। और इतना ही नया हो गया था तो क्या हुआ था कोविड में, आपको मैं याद दिला दूं कि यहाँ पे सड़कों पे लोग मर रहे थे। 3 महीने तक सोशल मीडिया से गायब थे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। तो वो ये सारी बातें जो है हम लोग के सामने है। 40% स्कूलों में आज भी टीचर नहीं है, प्रधानाचार्य नहीं है। 35% स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती है। अनएम्प्लॉयमेंट का दर दिल्ली में हाईएस्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट के जॉब मेले के 35 करोड़ की एडवर्टाइजिंग करते हैं, नौकरी मिलती है 3 लोगों को। गांव में फसल खराब हो गई, उसके लिए मुआवजा देंगे, उसका इश्तिहार 20 करोड़ का, टोटल मुआवजा 90,000 दिया गया। बोलते हैं पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, दिल्ली में हमारे बुजुर्ग और बच्चे आज भी परेशान है। वर्ल्ड में नंबर 1 कैपिटल सिटी पोल्यूशन में 10 साल हो गए, कोई 6 महीने की बात तो कर नहीं रहा। हर साल छठ से पहले कहते हैं यमुना जी में घाट में जाके मैं खुद डुबकी लगाऊंगा। 10 साल से तो 9 साल से तो जा नहीं पाए। तो झूठ पे झूठ, क्या होता है, झूठ को आप बोलते रहिए, पब्लिक कई बार जो है सीधी है, मान लेती है। मगर अब मुझे ऐसा लगता है दिल्ली की पब्लिक भी समझ गई है और इनको समझ आ गया है ये विक्टिम वाला जो कार्ड खेलना है, ये विक्टिम कार्ड अब एक लेवल के बाद नहीं चल सकता है। जमीन पे आपने कुछ किया नहीं है, तो वो कैसे पानी आज दिल्ली त्रस्त है, पीने का पानी नहीं है। जहां पानी आता है वहां पे ये सीवर का मिला हुआ पानी आता है। आप कोई बात उठा लीजिए, किसी मुद्दे बात, मोहल्ला क्लिनिक 1000 बनाएंगे, 2000 बनाएंगे, आज 400 से कम रह गई, जिसमें 200 में तो 200 में पशु पल रहे हैं।
क्रोसिन कहीं चला जाए तो क्रोसिन की दवाई दे देते हैं, पैरासिटामोल की दवाई दे देते हैं। तो कोई भी ऐसा मुद्दा एडवर्टाइजमेंट में, हाँ, नंबर 1, कहीं कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे ग्राउंड पे वो इन्होंने कोई काम किया हो। शीश महल की आप 45 करोड़ बता रही हैं, मैं आपको सही फिगर बता रहा हूँ, 150 करोड़ है, क्योंकि 45 करोड़ तो आप घर की गिनती कर रही हैं, 90 लाख की पर्दे की गिनती कर रही हैं, आप उसमें बाथरूम की सीट जो 90,000 की 1 लाख की सीट की गिनती करती हैं, जो शायद 1500 रुपए की बनती है। मगर आप 150 करोड़ में जो दिल्ली सरकार के सीनियर ऑफिसर्स के घर तोड़े गए और उनके लिए कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में नए फ्लैट खरीदे गए, उनके वो तो जोड़िए, उनको जोड़ लेंगे तो 200 करोड़ के तो घर में रहते हैं। और ये वही व्यक्ति, मैं फिर उसी बात पे आता हूँ, 2014 में मैं घर नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज कहाँ वो सब बातें आ गई। आज 10-10, 20-20 गाड़ी इनके साथ चलती है। राघव चड्ढा 37 लाख का रिटर्न भरते हैं अपना, और प्रादो करके गाड़ी आती है लैंड क्रूजर की, 2-2.5 करोड़ की गाड़ी है, उसमें चलते हैं। तो ये कैसे ये सब जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। और ये कह देना कि मैं दिल्ली के आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, ये ऑप्टिक्स और ये नैरेटिव हर समय नहीं चल सकता। और दिल्ली के लोग और देश भर के लोग जो इस चीज को समझ रहे हैं। आज फैक्ट ये है कि दिल्ली में गठबंधन में ये जुड़े डेस्परेशन में, क्योंकि इनको पायदान चाहिए, क्योंकि अगर ये कल की तारीख में, वरना अकेले पड़ जाते। आज कम से कम ये इनको लगा कि भाई इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाओ, कम से कम मुझे जेल भेजा जाएगा तो विपक्ष के नेताओं को कहने को हो जाएगा कि भी हमारे गठबंधन के साथी को जेल भेज दिया, वरना इनको कौन बोल रहा था। तो ये मौका परस्त राजनीति करना और अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स मैंने बहुत करीब से देखी है। और मैं समझता हूँ देश और दिल्ली के लोग भी इस चीज को पूरी तरह समझ गए। आज हमारे यहाँ पे दिल्ली में वोटिंग हुई है, इसका नतीजा भी 4 तारीख को आ जाएगा। 6 महीने बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव है, उसका भी नतीजा दिल्ली के लोगों के और आपके सामने आ जाएगा। जिस तरह से एक नेगेटिव, एक झूठ के ऊपर आधारित पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल में कर रही है, उसका अंत का समय मुझे लगता है आ गया। पर सर अब तो अपनी पत्नी को पूरी विरासत सौंपने जा रहे हैं। वो जो कभी परिवारवादियों पर उंगलियां उठाते थे, अब तो पत्नी को लेकर भी कैंपेनिंग हो रही थी, देखिए। बिल्कुल भाई, अब तो आपके सामने, लोगों के सामने, अब वो पत्नी है, कई जगह इनके कई विधायक हैं जो विधायक हैं, कहीं पे पिता विधायक है, बेटा पार्षद है, कहीं पे बेटा विधायक है, पिताजी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ गई वो सब बातें? कितना गाली देते थे। आज तो मैं तो बोलता हूँ, दिल्ली कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता ये गठबंधन नहीं चाहता था, मगर देश के लिए कांग्रेस पार्टी की सोच ऐसी रही जिस वजह से गठबंधन का हिस्सा इनको बनाया गया। मगर ये गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव तक सीमित है, इसके आगे कोई गठबंधन दिल्ली कांग्रेस तो नहीं करेगी। दिल्ली कांग्रेस को कोई कार्यकर्ता मुझे नहीं लगता करना चाहेगा। पर सर ये, क्योंकि आप खुद 2020 तक आम आदमी पार्टी में रहे और आपने अंदर खाने जो कुछ देखा, मेरे को तो बहुत ताज्जुब हुआ जब मैंने आपका ट्वीट भी देखा था कि मतलब कनाडा में जितने भी गुरुद्वारे और भिंडरावाले के बारे में आपने आकर बताया, तो भी केजरीवाल के कान पर जू नहीं रखी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसी से पता चलता है कि उनके ऊपर जो खालिस्तानियों से फंड लेने के, खालिस्तानियों के साथ सांठगांठ करने के, पंजाब में खालिस्तानियों की मदद से राजनीति करने के जो आरोप लगते रहे, उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। और अब तो ये मामला ईडी भी तहकीकात कर रही है, एनआईए के पास भी जाने वाला है, क्योंकि एलजी ने सिफारिश कर ही दी है। तो कह सकते हैं कि केजरीवाल इस मामले में कम से कम लंबे नपने वाले हैं। सर, आपने समय निकाला और विस्तार से इस मामले पर जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आदर्श जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।